सरवर नकवी साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका के हवाले से। अगर देखा जाए, ईरान ने एक जिसे कह सकते हैं स्टांस लिया है और उन्होंने कहा है कि मजीद किसी एग्रीमेंट में या किसी मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं हो सकती अमेरिका से। इसको कैसे देखेंगे आप? या देखिए, बात यह है कि ईरान, मैं उस वक्त वियना में था जब ये सारा मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ था। और ईरान हमेशा बहुत रीजनेबल और बहुत ही माकूल किस्म की बातें करता रहा है। तो मगर उसकी पोजीशन बड़ी फर्म थी और बड़ी क्लियर थी, और इस पे काफी साल मुज़ाकरात 2003 से 2015 तक हुए, और फिर जाकर ये JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, ये 2018 में जब ट्रम्प साहब तशरीफ लाए सदर बनकर, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया उसको उसको एक तरह से उसकी रिजेक्शन कर दी। तो ईरान को उससे बहुत धचका लगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट बड़े मुश्किल से तय हुआ था और ईरान ने बहुत सी ओपनिंग्स, उनको एक्सेस दिया था अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में, और उनको बताया था कि वो रिपोर्ट हर चीज की अपडेट दिया करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब ईरान का ये एक्सपीरियंस रहा, अच्छा, और ट्रम्प साहब ने 2 डिमांड्स किए कि JCPOA दोबारा जारी उस वक्त होगा, दोबारा रिज्यूम होगा, अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे और ईरान जिन ममालिक में बकौल अमेरिका के दहशतगर्दी फैला रहा है वो रोक दे। ये दोनों बातें जो हैं, ये चाहे गलत हो चाहे सही हो, मगर ये इसमें इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो इसलिए ईरान ने कहा कि भाई इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो अब जो इस पस मंजर में अब जो डिक्लेरेशंस आए, जो पहले तो ट्रम्प ने कहा है कि हमने ईरान को खत लिखा है कि दोबारा इस पे गुफ्तगू शुरू हो, मिसाइल प्रोग्राम स्पेशली, या तो जंग हो सकती है या मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान के मामले में, ट्रम्प ने कहा है। तो जंग नहीं, मुज़ाकरात मैं प्रेफर करूंगा। और फिर उसने उनको बताया कि भाई हम आपसे जो डिस्कशन करेंगे वो बगैर किसी कंडीशन के फिर से दोबारा शुरू होगी। ईरान, खमेनाई साहब, आयतुल्लाह खमेनाई जो रहबर ईरान इस्लामी रिपब्लिक के रहबर हैं, उन्होंने ये देखते हुए कि ट्रम्प का, अमेरिका का और खासतौर पर ट्रम्प का क्या रवैया रहा है और किस तरह वो उनसे पेश आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं साहब, हम अब फिर गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि ये अब ईरान तो नहीं कबूल करने जा रहा। मैं अली सरवर नकवी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइएगा कि ये जो सीरिया की सूरत हाल है अब जो नजर आ रही है बशार अल असद की रिजीम के खात्मे के बाद, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई बाय डिजाइन कोई ऐसी चीज इंटेंशनली रखी गई है कि यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए इसराइल को? या मेरा ख्याल है ये तो उनका मकसद रहा होगा, लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, जो जमीनी डायनामिक्स बल्कि जो होती है, जो मुतहर्रिक आंसर होते हैं उसमें, वो किसी के काबू में नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये शायद चाहा हो कि इजराइल के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया जाए, लेकिन ये अब जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है वो किसी के काबू में नहीं है। और अभी जो अलावाइट्स जो कर रहे हैं वो, पहले तो ये था कि इनका कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साबित ये हो रहा है कि नहीं, तारसूस और लटाकिया और इस इलाके में वो अलेवाइट्स अभी तक ताकतवर हैं और वो उनसे लड़ाई करने पे तुल गए हैं। अली सरवर साहब, सबके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात हैं, आपने यही बात की, लेकिन उस मुहर्रिकात के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, उसके अंदर असला इन्वॉल्व है। कौन दे रहा है? दे रहे हैं और हो रहा होगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा होगा, लेकिन क्या आगे उसका नतीजा निकलता है वो किसी के काबू में नहीं है। और यही होता है, सारी सिचुएशन लीबिया में यही हुआ, और वो हफ्तार जो जनरल उनका था
वो उसने बड़ी कोशिश की कि पूरे लीबिया पे कंट्रोल कायम करे, नहीं कर सका। इराक में भी किसी तरह की अब सिस्टम कायम हुआ है, लेकिन ये कि इराक में भी बहुत ऑपोजिशन भी है। तो इसमें ये लोग चाह रहे हैं कि इज़राइल के लिए फेवरेबल ग्राउंड पैदा करें, लेकिन ये हमेशा इनको ये गलतफहमी होती है कि ये जैसे चाहें उस तरह हालात को मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं या फिर जो जिनको ये सपोर्ट करके लाते हैं, हम देख रहे हैं एक तरफ उनके दुश्मन है, एक तरफ वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आते, ये अपनी जिसे कह सकते हैं ना चाल खुद चलते हैं? जी, बिल्कुल। और फिर उस वक़्त क्या होगा? अगर 4 इधर हैं, 6 इधर हैं, 8 उधर हैं, तो सबका नतीजा क्या निकलेगा, ये किसी के काबू में नहीं होता है। जी, मैं अली सरवर नकवी साहब की तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं बशार अल असद की रजीम के ख़त्म के होने के बाद तुर्किया, ईरान और दीगर जो ममालिक हैं, और ख़ासतौर पर इसराइल की मैं बात करूँगा, सबकी नज़रें इस वक्त सीरिया के ऊपर नज़र आती हैं। आप समझते हैं कि वहाँ के वसाइल की जंग भी है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर एक जिसे कह सकते हैं ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने की बात की जा रही थी? या देखिए, वसाइल सीरिया में कोई इतने खास नहीं है, यानी कि कंपैरेटिवली मुकाबला दूसरे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं। तो ये सीरिया में डिस्टेबलाइज तो करना काफी नहीं था, उसमें अब आगे वो चाहते थे इन्फ्लुएंस कायम करना। असद को तो हटाना जरूरी था उनके लिए, और वो उन्होंने किया। लेकिन अब जो सिचुएशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस आ गई हैं, और अमेरिका और इजराइल जो चाह रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किल होगा कि उनके यहाँ HTS उनके तरफ कोई नरमी दिखाए, या उनको उनके खिलाफ कोई गड़बड़ ना करे। तो ये चीज जो है वो तवक्को ये लोग रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी इंटरनल डायनामिक्स भी है, अलकायदा भी है, आईसिस भी है, वो सब वहां पे मुलविस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही मसले वाला एक इलाका हो जाएगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ यही जो बात अभी हुई थी, ये इससे मैं एग्री करता हूँ